हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी जुड़ गए हैं। कुमार, अभी कुछ देर में आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे सहयोगी पंकज जी कुछ सवाल लेना चाहते हैं पैनल से। राय साहब, मैंने एक किस्सा सुना है। जब वहाँ आप एसएसपी थे तो आपके किसी पुलिस वाले को इसने पीट दिया था और उसके बाद थाने में बुला करके आपने ज़बरदस्त उपचार किया था। ऐसा किस्सा मैंने अतीक अहमद के बारे में सुना है। मैं ये सब जानना चाहता हूँ। उपचार? हाँ, उपचार इन्होंने बहुत अच्छे से किया था और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आए थे इनके पास कि अतीक अहमद को छोड़ दिया जाए, लेकिन इन्होंने मतलब जो एक पुलिस की ड्यूटी होती है या पुलिसिया कार्रवाई जो होती है वो आपने दिखाने की कोशिश की। तब वो बहुत छोटा था, लेकिन अनुपम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए। मैं आपको बीच में मैं माफी चाहता हूं बीच में बोलने की, पर राय साहब यहाँ 1990 में एसएसपी थे और अतीक अहमद 1989 में, उसके 1 साल पहले एमएलए बन चुका था, विधायक था वो। उसका थाने में बुला के उपचार ना संभव था ना हुआ। खैर मैं बताता हूँ घटना। हाँ। मैं घटना आपको बताता हूँ। थाने में उपचार आप सही कह रहे हैं, अनुपम जी बहुत सही कह रहे हैं। देखिए क्या हुआ था कि इसने किसी पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया था और मैंने उस जमाने में ओपी सिंह मेरे एसपी सिटी हुआ करते थे, जो बाद में डीजी पुलिस हुए। और अभी कहीं ओपी सिंह ने किसी चैनल पे अपने संस्मरण में उस घटना को याद भी किया है। सारे जिले की फोर्स इकट्ठी करके और चकिया में जहां इसका घर था, ओपी सिंह के नेतृत्व में मैंने भेज दिया और मैं खुद एसएसपी जो था वो एसपी सिटी के दफ्तर में बैठ गया। मैंने कहा इसको रात में इतना जलील किया जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए कि ये आसपास जो इलाके में इसका आतंक है वो खत्म हो जाए। ये अलग बात है कि अब वो लंबी कहानी हो जाएगी कि वो नहीं, आप बोलिए, बताइए। यही चीज लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस कहानी का तो अंत हो गया है, जेल में रहेगा। लखनऊ से इलाहाबाद तक लगातार फोन आते गए और वो फोन तरह तरह के लोगों के आए। मतलब ये तो अब शर्मनाक होगी कुछ संस्थाओं के लिए जिनके फोन आए थे, लेकिन मैं भी बजित वहां बैठा रहा और ओपी सिंह वहां डटे रहे। सवेरे जाकर के जब एकदम ये समझ में आ गया कि नहीं ये घर में मौजूद नहीं है, तब जाकर के फोर्स हटी। लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल ये फायदा हुआ कि इसका जो लोकल आतंक था, उस इलाके में जो आतंक था, वो काफी हद तक टूट गया। आसपास के लोग ये मान के चलते थे कि इसके खिलाफ तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हो, तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई हुई। असल में ये एक लंबी गाथा है। इसका जो लुब्बे लुबाब है वो यही है कि कोई अपराधी अगर उसे राजनीतिक संरक्षण ना मिले तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में मैं तो 85-86 से देख रहा था कि कोई ऐसा बड़ा अपराधी नहीं था जिसके पीछे कोई बड़ा नेता ना रहा हो। अगर बड़ा नेता नहीं है तो टिक ही नहीं सकता था, वो चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे गाजियाबाद हो, तो हर जगह, इलाहाबाद हो, हर जगह वो जो भी अपराधी थे उनके पीठ पर किसी बड़े नेता का हाथ था। बहरहाल चलिए, अगर ये स्थिति खत्म होती है और अदालतों से सजा होती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कानून में और व्यवस्था में जनता का विश्वास लौटेगा। नहीं, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था। ठीक है, अनुपम जी ने मुझे करेक्ट किया, लेकिन जो मैंने किस्सा सुना वो पर मेरा सवाल पूछने का दूसरा मकसद है। आपने एक बात कही कि कानून और संविधान के जरिए सजा दिलाई जाए तो वो अच्छा होगा, पर आपको नहीं लगता कि तब अतीक अहमद फिर भी छोटा था? जब अतीक अहमद बहुत बड़ा बन जाता है, मतलब कोई भी बड़ा अपराधी बन जाता है, और इसी कानून के लूप होल्स का सहारा लेते हुए कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। मान लीजिए कि अभी कोई और सरकार होती जो ये क्लेम नहीं करती कि लॉ एंड ऑर्डर मसले पर उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, मतलब मिट्टी में मिला दिया जा सकता है। तो आपको लगता है कि कोई और सरकार, क्योंकि हम खास तौर पर पूर्वांचल और बिहार में हमने देखा है कि उसको सजा के इस मुकाम तक पहुंचाना आसान होता है? हाँ, नहीं होता। अगर कोई सरकार लखनऊ में ऐसी बैठी होती जो इसको सपोर्ट कर रही होती तो ये बहुत मुश्किल नहीं, असंभव हो जाता। ये तो हुआ ही इसलिए क्योंकि वहां सरकार में एक पॉलिटिकल विल है जो इसको सजा दिलाना चाहती थी। लेकिन फिर मैं कहूंगा, देखिए, वो सजा दिलाना एक अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी पलटना एक असभ्य समाज की निशानी है। वो गाड़ियां उड़ियां नहीं पलटनी चाहिए। या इसी को आप देखें, अभी कहा गया कि साहब उसको 1000 किलोमीटर घसीट के लाया गया। मैं समझता हूं कि इससे इसकी हैसियत बढ़ी। जिस तरह से मीडिया लगातार इसके एक एक मिनट की पल पल की खबर दे रही थी
तो उससे इसकी हैसियत बढ़ी और एक ग्लैमर, एक खास तरह का जो नौजवानों में ग्लैमर होता है वो बढ़ा इसके लिए। बहुत आसान था, इसे हवाई जहाज से ले आते, खर्चा भी कम लगता, सुरक्षा का भी कोई मसला ना रहता और समय भी बहुत कम लगता है। 1 घंटे में अहमदाबाद से नैनी ले आते और जितना खर्चा रास्ते भर हुआ है उसका आधा खर्चा भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा देखिए, हर चीज का एक सिंबोलिज्म है, हर चीज का अपना एक सिंबॉलिक महत्व है। तो इस सरकार की भी एक पॉलिटिकल मजबूरी है, वो भी दिखाना चाहते हैं कि साहब जो हुआ है जिस तरह से ये जो पाल जी जी बस एक मिनट हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी जुड़ गए, फिर लौट के आते हैं। कुंदन, आज दिन भर में हुआ क्या, जरा बताइए, सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप वहां। देखिए, सबसे पहले अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को और फरहान को, तीनों को इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी जेल से लेके सबसे पहले कचहरी लाया गया। इसके लिए भी पुलिस ने काफ़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए और बाकायदा पत्रकारों को भ्रमित तक करने की कोशिश की। पहले 3 वैन ऐसे भेजे गए जिसको देख के ऐसा लगा कि इन तीनों वैनों में अलग अलग तरीके से इन तीनों को ले जाया गया, जबकि हकीकत ये थी कि उसके बाद के वैन में इन तीनों को लाया गया। पूरे अगर हम कचहरी में देखें तो जिस हिसाब से अतीक अहमद का डील डॉल था और जैसे वो गया, वो हाथ वेव करते हुए गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात मुझे भी एक समझ में आई कि जिस हिसाब से वकील वहां प्रदर्शन कर रहे थे और अतीक अहमद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वह अपने आप में एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ी कहानी इलाहाबाद और आसपास के इलाके की बयां कर रही थी। मैं कल भी आ रहा था अतीक के काफिले के साथ, तो मऊ जो उसका गृह जिला है वहां भी दोनों तरफ लोग खड़े थे और फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे। कार्तिकेय, ये वही अतीक अहमद है जिसके नाम से पूरा शहर थर्राता था, लेकिन आज उसके खुद के पांव आने से थर्रा रहे थे। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अदालत सबसे गुहार लगा रहा था कि मुझे साबरमती में ही रहने दिया जाए। खैर, अतीक अहमद को जब फैसला सुनाया गया उसके बाद से वो थोड़ा सदमे में था। जो स्टैंडिंग काउंसिल थे उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि उसके बाद वो आदमी अचानक से चुप हो गया और अपने भाई से थोड़ी देर बाद जब उसकी कुछ गुफ्तगू हुई तब जाके वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो पहली बार उसको एक तरीके से झटका तो जरूर लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उसके बाद अतीक अहमद को दोबारा वापस जो है नैनी जेल लाया गया, लेकिन नैनी जेल के अंदर उसको नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि जो ऑर्डर हमारे पास गुजरात से आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ऑर्डर दिया है वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसको पेशी करने का था। पेशी के बाद क्या होगा इसको लेके उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। अब वहां पे एक टेक्निकल कंफ्यूजन हो गया है। टेक्निकल कंफ्यूजन ये हुआ है कि चूंकि अतीक अहमद अब सजा याफ्ता कैदी हो गया है, ऐसी स्थिति में वो नैनी जेल में रहेगा या साबरमती वापस जाएगा, इसको लेके मंथन चल रही है। अभी फिलहाल अतीक अहमद को नैनी जेल के बाहर ही, मतलब जेल परिसर के अंदर ही उसको गाड़ी में बिठाया गया है। उसको जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया है क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट ने इस तरह के सवाल किए हैं। अब जो खबर आ रही है उसके हिसाब से अतीक अहमद को दोबारा साबरमती भेजा जाएगा और उसके लिए जो भी ऑफिशियल प्रोसेस है, ऑफिशियल तैयारी है, क्योंकि लंबा रास्ता है और 24 घंटे का वक्त लगता है, 1400 किलोमीटर का सफर तय करना है, कई सारे राज्यों के पुलिस से कोऑर्डिनेट करना है। ये तो अजीब इसलिए घालमेल है। अब यूपी पुलिस जो है उसको दोबारा से साबरमती ले जाने की तैयारी कर रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगले 1 घंटे में संभवतः उसको मतलब नैनी जेल में, कहने के लिए नैनी जेल है लेकिन वो नैनी जेल से बाहर ही खड़ा है, गेट पे ही अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है, प्रिजन वैन में बैठा हुआ है, उसको नीचे भी नहीं उतरने दिया है। वहां से अगले 1 घंटे में उसको दोबारा से वापस साबरमती ले जाने की तैयारी है। कार्तिकेय, गाड़ी से या इस बार प्लेन से? अभी तक तो गाड़ी से, क्योंकि इसके भाई अशरफ को जो बरेली जेल ले जाया गया है वो गाड़ी से ही ले जाया गया है और अशरफ को तो बाकायदा कचहरी से ही बरेली लेके चला गया, उसको यहाँ नैनी जेल भी नहीं लाया गया। और फरहान को भी वहाँ से जो है वापस जो है जेल बांदा की तरफ ले जाया गया है। हालांकि अशरफ और फरहान दोनों जो है वो छूट चुके हैं, लेकिन नियम, ये जेल नियम ये कहता है कि जहाँ से कैदी आया है, किसी जेल से अगर आया है तो उसको उसी जेल पहुँचाना होगा और उस जेल में उसकी रिहाई का पर्चा पहुँचेगा, परवाना कहते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में। वो जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक उस जेल से उसकी रिहाई नहीं होगी। इस स्थिति की वजह से अशरफ और फरहान दोनों को जो है संबंधित जेल बांदा और बरेली दोनों भेजा जा चुका है। अब बात रही अतीक अहमद की, तो चूंकि इसमें कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसको पेशी के लिए मतलब प्रयागराज लाना है।
पेशी के बाद कि क्या स्थिति होगी उस पर कोई ऑर्डर नहीं है। इसलिए यूपी जो जेल में सुपरिटेंडेंट उनका साफ कहना है कि भाई हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है कि अब इसे सजा याफ्ता हो गया तो इसको इसी जेल में रहना है। ये जिस जेल में रह रहा था उसी जेल में ये दोबारा वापस जाएगा। हाँ, अगर सरकार या दूसरे सिस्टर शासन कहेगी कि इसको क्योंकि अब ये सजा याफ्ता हो गया है इसलिए उत्तर प्रदेश के जेल में लाया जाए तो उसको हम वापस जैसे जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसका पालन करेंगे। इस बीच एक और बात मैं जानकारी देना चाहूंगा। अतीक अहमद ने कोर्ट परिसर में मतलब उसके वकील ने यह भी कहा मतलब अदालत से कि अगर वो यूपी में रहते हैं तो उन्हें इस बात का डर है कि यहां का शासन प्रशासन उनके ऊपर 10 केस और ठोक दे, इसलिए उनको वापस साबरमती ही भेजा जाए। हालांकि ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन था और इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अदालत के सामने रखा। अदालत की फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है या कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प है कि प्रशासन किस तरीके से और किस मोड में उसको यहां से लेकर साबरमती जाता है, क्योंकि ये केस आसान नहीं है कार्तिकेय। मेरी स्टैंडिंग काउंसिल से बात हो रही थी, 400 डेट्स लगे हैं इसमें। 2009 से लेकर अब तक कुल 400 तारीखें लगी हैं, तब जाके अतीक अहमद सलाखों के पीछे पहुंचा है। ऐसे में प्रशासन शासन हर पूरे मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है और अपनी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं करना चाहती। यही वजह है कि पूरे मामले में थोड़ा वक्त लग रहा है, या फिर यह कह सके कि पुलिस अपनी तैयारियों को अंतिम रूपरेखा दे रही है, क्योंकि 1400 किलोमीटर ट्रेवल करना इतना आसान नहीं है, वो भी खास करके तब जब आपको 4 राज्यों से गुजरना है और एक राज्य में आपकी सरकार भी नहीं है। मैं बात राजस्थान की कर रहा हूं कार्तिकेय। सही बात। पंकज जी बढ़िया जी, आप सवाल भी लेना चाह रहे थे विभूति जी से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ। ये बड़ी अजीब चीज़ है, मतलब इस तरह के लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट ना हो और जैसे बता रहे हैं कुमार कुंदन कि एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है, ये तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि मुझे याद है एक बार पीलीभीत में जब वो केस हुआ था, और ये कोई मामूली बात नहीं है, पीलीभीत में जब ये वरुण गांधी को लेके हुआ था और मुझे जेल की तरफ भेजा गया था, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, वहाँ पथराव हो गया था। तो एक तरफ से पत्थर आ रहे थे, दूसरी तरफ जेल थी, मैं बीच में फंस गया था। तो कहने का मतलब है ये तो ऐसी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है अगर आप ऐसे कुख्यात अपराधी को जेल के बाहर वैन में खड़ा रखेंगे। नहीं, वो तो है ही, और यही तो कानून की पेचीदगियां हैं। फिर कानून के जो अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन है। चूंकि 2 राज्यों की भी बात है, अब नैनी जेल से उनको साबरमती ले जाना है या नैनी जेल में रखना है तो वो किस ग्राउंड पे रखना है। जेल का अपना मैनुअल होता है, उस हिसाब से जेल सुपरिटेंडेंट बिहेव करते हैं। मैं इस सबसे अलग, क्योंकि ये थोड़ा कानूनी पक्ष है, अनुपम जी क्योंकि कुंदन ने ऐसी चीज़ हमारे सामने रखी कि मैं भी अचंभित हूँ। बिल्कुल। तो कई बार आपने सुना होगा कि कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, लेकिन फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होने की वजह से 2-2 दिन और 3-3 दिन तक जो कैदी होते हैं उनको बाहर आने में समय लगता है। तो ये बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। मैं राय साहब से केवल ये कहना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि उसको महिमांडित किया गया है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो आदमी सालों तक लोगों को डराता था, उसको भी 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में हर पल डर लग रहा होगा कि किस समय गाड़ी पलट जाएगी, और ये डर लगना भी बेहद स्वाभाविक है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कानून अपने हाथ में ले ले और इस तरह का काम करे, वो दुर्भाग्य की बात जरूर होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल में खास तौर पर या और कहीं भी ऐसे माफिया डॉन जो कानून की पेचीदगियों का फायदा उठा करके सालों मजे करते रहते हैं, ना उनके खिलाफ कोई गवाह मिलता है, और ख़ास तौर पर जब सरकार में उनकी इतनी पहुंच होती है तो प्रोसिक्यूशन का भी क्या रवैया होता है कई बार हम ये भी जानते हैं, जिसकी वजह से उनको सज़ा नहीं मिल पाती। और बड़ा आसान होता है ये कहना कि कोर्ट ने सज़ा नहीं दिया, जबकि प्रोसिक्यूशन या पुलिस एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट करती है, फिर प्रोसिक्यूशन कैसे केस को लड़ता है, ये तमाम पेचीदगियां हैं जो हम देखते हैं। हमें लगता है जनता इसलिए इसको पसंद करती है, या वकील जो आपने बताया 3 साल पहले तक शायद इलाहाबाद में ये नज़ारा नहीं दिखने को मिलता, लेकिन अब जनता को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका तिलिस्म टूटा है और अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये कुख्यात जिसने सालों साल पता नहीं किस तरह का काम वहां पर किया, लोग डरे हुए थे, उनके मुंह में अचानक आवाज आ गई और लोग नारे लगाने लगे, वकील तक नारे लगाने लगे, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, जबकि उनको पता था
उसकी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो जी। करते हुए ये जजेस फैसला करेंगे कि उसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। जी आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। थोड़ा इनका सवाल लंबा हो गया, पंकज जी का थोड़ा भावुक तरीके से बोला। ऐसा है, आपने सवाल में जवाब दे दिया। देखिए ये अच्छा लगता है, एक अपराधी अपने मोहल्ले में अगर पिटता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसका वो तिलिस्म टूट जाता है, जो उसका आतंक है वो खत्म होता है। तो ये अपने शहर में आकर के, और बल्कि मैंने कुछ विजुअल्स देखे जिसमें वकील उसके ऊपर झपट रहे थे, यानी अगर पुलिस बीच में ना आती तो शायद 2-4 झापड़ भी लगा देते। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि कानून, कायदा, संविधान, जो एक सभ्य समाजों की परंपरा है वो बरकरार रहे और अदालतों में सजा हो। अब देखिए अभी एससी जो ये एक स्पेशल कोर्ट्स बनी है, एमपी एमएलए कोर्ट, उनके बाद कुछ फर्क आया है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश ये है कि 1 साल के अंदर वो फैसला हो जाए। 1 साल के अंदर तो बहुत कम हो रहे होंगे, लेकिन आज ही मुझे बताया गया कि 200 से ज्यादा एमपी एमएलए जो रह चुके हैं उनको सजा हो गई। सजा 2 महीने से लेके क्योंकि 2 साल के बाद तो मेंबरशिप चली जाती है, 2 महीने 6 महीने जल्दी जल्दी फैसले हो रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। ये तो एक खराब चीज हो कि आप पुलिस को जज का भी रोल दे दीजिए, पुलिस को एग्जीक्यूशनर का भी रोल दे दीजिए, और पुलिस बाकी जो अपना काम है वो तो कर ही रही है। तो लिहाजा ये एक सभ्य समाज वाली परंपरा होनी चाहिए। और मुझे ज्यादा खुशी इसीलिए हुई कि इसको अदालत से सजा मिली, वो गाड़ी वाड़ी नहीं पलटी और अदालत सजा मिली, और शायद जनता को भी इससे ज्यादा आश्वस्त मिली होगी, ऐसा मुझे लगता है।